आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें भी हमेशा की तरह हमारा वही डिस्कशन होगा। एक बार हम लोग लोड लेंगे रेजिस्टिव, फिर हम लोग लोड करेंगे आरएल, और फिर हम लोग हाईली इंडक्टिव लोड की बात कर सकते हैं, और इसके बाद अगर टाइम बचा तो आरएल और ई लोड के बारे में भी बात कर सकते हैं, दैट मीन्स डीसी मोटर। तो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर समझने के पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं, और थोड़ा सा क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 3 फेज सिस्टम कैसा वर्क करता है और 3 फेज सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं 3 फेज सिस्टम को। ये 3 फेज सिस्टम के का बेसिक है, जो हमें यहाँ पे हेल्प करेगा इसको समझने में। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम देखो, अभी तक आप लोग जैसे पढ़ते आए हो, तो 3 फेज सिस्टम की कोडिंग हम लोग कलर कोडिंग जो करते हैं आर वाई बी के फॉर्म में, ये तीनों आर वाई बी कलर के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो जनरली जो हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन है, आर वाई बी के फॉर्म में ना लेके हम लोग फेस लिखेंगे, ए फेस, बी फेस और सी फेस के फॉर्म में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर सिस्टम में भी आप देखोगे जितने भी मोस्टली लिटरेचर है उसमें ए बी सी के ही फॉर्म में फेस लिया गया है। तो आप उससे ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन है ए बी और सी के फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग किसी एक फेज को रेफरेंस ले रहे हैं, और वो फेज हमारा क्या है, वी ए। वी ए अगर हमारा रेफरेंस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या है, रेफरेंस फेज है, इसको हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, और सारा डिस्कशन इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे 3 फेज सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा जो आता है वीबी, ये 120 डिग्री लैग करता है वीए को, इसको लिखते हैं वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तीसरा फेस आता है हमारा, थर्ड हमारा जो सी फेस हो जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इससे आप अवेयर हो और पावर सिस्टम एनालिसिस में इस चीज को पढ़ते आ रहे हो। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज वोल्टेज। ध्यान में रखना, ये तीनों वेव फॉर्म्स जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं फेज वोल्टेज। अब फेज वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन लाइन टू न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, हालांकि मेरे डिस्कशन में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसका आप लोग फेजर डायग्राम बनाते हो रेफरेंस लेके, किसी को भी आप रेफरेंस ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे ए को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि ए को रेफरेंस लेने से, या उस वेव फॉर्म को रेफरेंस ले रहे हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, उसका बेनिफिट अभी आपको आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब वेव फॉर्म हम लोग प्लॉट करेंगे। वीबी हो गया और ये हो गया वीसी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वी ए से वीबी हमारा लैग कर रहा है 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से बी से सी हमारा लैग करता है 120 डिग्री। और अगर ओवरऑल हम लोग देखें ए के कंपैरिजन में, ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये 120 डिग्री छुप गया। ए के कंपैरिजन में सी हमारा लैग कर रहा है 240 डिग्री। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये इस तरीके का रिप्रेजेंट है। अब आता है फेज सीक्वेंस। तो आप फेज सीक्वेंस कैसे बताते हो, तो फेज सीक्वेंस हम लोग जब भी बोलते हैं कि इसका फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, या ए बी सी है, या बी ए सी है, जैसे भी हम लोग बोल रहे होते हैं, फेज सीक्वेंस कैसे देखते हो, फेज सीक्वेंस आप देखते हो जिसको आपने रेफरेंस लिया है उस वहां पहुंचते हो, जिस वोल्टेज को आपने रेफरेंस लिया है, जिस फेज को आपने रेफरेंस लिया है, आप वहां पहुंचते हो। उससे आप लैगिंग, जो वोल्टेज लैग कर रहा है, जो फेज लैग कर रहा है, उसकी तरफ ट्रेवल करते हो। आप रेफरेंस पे पहुंचते हैं, और रेफरेंस से जो वोल्टेज या फेज लैग कर रहा है उसकी तरफ हम लोग ट्रेवल करते हैं। दैट मीन्स हम लोग पहुंच रहे हैं ए पे, ए से हमारा बी लैग कर रहा है, बी पे पहुंचे, बी से पहुंच रहे हैं सी पे।
तो यहाँ पे आप फेज सीक्वेंस क्या बोलते हो, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप पहले गए हो ए पे, फिर गए हो बी पे और फिर गए हो सी पे, इसको बोलते हो ये हमारा फेज सीक्वेंस है, ये हमारा फेज सीक्वेंस है। दैट मीन्स फेज सीक्वेंस आपको ये क्या बता रहा है, ए के बाद बी पड़ेगा, बी के बाद सी पड़ेगा, दैट मीन्स ए से बी लैग कर रहा, बी से सी लैग कर रहा, इस तरीके से हम लोग बता रहे होते हैं, ये हमारा फेज सीक्वेंस। अगर आपको कोई भी एक वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम दिया हो, आपसे पूछ रहा हो कि फेज सीक्वेंस बता दो, तो आप किसी को भी रेफरेंस ले लेना, बस मूवमेंट आपका लैगिंग की तरफ होना चाहिए। इन जनरल हमारा एक रेफरेंस होता है कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं तो दैट मींस नेगेटिव डायरेक्शन होती है एंगल की, तो अगर आप क्लॉकवाइज भी घूम जाओगे रेफरेंस से तो भी आपको फेज सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये है हमारा फेज सीक्वेंस। अब अगर VA, VB और VC की वेव फॉर्म हम लोग प्लॉट करें, अगर इनकी वेव फॉर्म हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो वेव फॉर्म देख लेते हैं कैसी आएगी। अच्छा, ये तो मैंने मैसेज टाइप किया था इसलिए ये टाइप रह गया, पीछे से कॉपी करते हैं। ये है हमारी 3 फेज की वेव फॉर्म। ये हमारी कुछ 3 फेज की वेव फॉर्म इस तरीके से आएगी। यहाँ पे हम लोग इसको लिख दे रहे हैं क्या, सपोज हमारा वोल्टेज है V, तो यहाँ से अगर आपको देखोगे तो जो रिफरेंस है हमारा VA, VM sin ओमेगा t कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से, दैट मीन्स इस पॉइंट से। VB, VM sin ओमेगा t 120 डिग्री लैग करके स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही। VC 240 लैग कर रही है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल क्या रहे हैं कि ये फेज हमारा होगा A, ठीक है, ये फेज हमारा होगा B और ये फेज है हमारा C। इसी तरीके से ये फेज हमारा नेक्स्ट हो जाएगा A और ये शुरू में 0 से 30 के बीच में ये वोल्टेज हमारा ये क्या है, VC। तो ये हमारे इस तरीके की 3 फेज की वेव फॉर्म है। अब यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमको निकालनी है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हमारा सारा डिस्कशन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे वो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट क्या है, इसको बस यहाँ पे आप देखते रहना कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन के जो भी पॉइंट हैं ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये हेल्प करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें क्या क्या करना है इसको समझ लो कि क्या क्या हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारा, पहले एंगल लिख देते हैं। यहाँ पे जो आपको एक इंडिविजुअल ब्लॉक दिख रहा है, जो एक इंडिविजुअल ब्लॉक दिख रहा है वो सारे ब्लॉक 30 डिग्री के हैं, सारे ब्लॉक क्या है 30 डिग्री के। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल हम लोग लिखेंगे तो ये होगा 30, VA मैक्सिमम कितने पे होता है 90, ये जहां पे कट कर रहा है ये हमारा हो जाएगा 150। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 120 और ये पॉइंट है हमारा 180। बस इतने में ऑब्जर्वेशन बहुत है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग हो रही है हमारी 0 डिग्री से। तो पहला ऑब्जर्वेशन का जो हमारा पॉइंट है इसको ध्यान से समझना, पहला पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर ओमेगा टी 0 to 30 डिग्री माइनस, दैट मीन्स इंटरवल अभी हम लोग पिक कर रहे हैं 0 से 30 का। तो 0 से 30 के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेड वाली रिप्रेजेंट कर रही है VA को, येलो वाली रिप्रेजेंट कर रही है B फेज को। तो डेफिनेटली आप यहां से अनडाउटली आप यहां से ये बोलोगे कि यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि फेज C का वोल्टेज ग्रेटर देन है, फेज C का वोल्टेज ग्रेटर देन है A और B के फेज से, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम लोग बोल रहे हैं कि 0 से 30 डिग्री के बीच में C फेज का वोल्टेज A और B से ज्यादा है। ये पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट फॉर ओमेगा टी 30 डिग्री प्लस, 30 डिग्री प्लस का मतलब है 30 के जस्ट बाद देख रहे हैं, टू 150 डिग्री माइनस, दैट मीन्स 150 के जस्ट पहले।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो क्लियरली आप ये देख पाओगे 30 से 150 का एरिया ये है, और यहाँ पे अनडाउटली आप इजिली बोल दोगे कि यहाँ पे VA ग्रेटर देन है VB एंड VC से, ठीक है, VB एंड VC से ग्रेटर देन है। तो ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट है, पॉइंट सेकंड है। ऐसे आप आगे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हम लोग 150 से नेक्स्ट कुछ एंगल देख लें तो वहां पे हमारा बी फेस ज्यादा हो जाएगा, फिर सी फेस ज्यादा हो जाएगा, फिर ये रिपीटिशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ए फेस ज्यादा हो जाएगा, तो ये कुछ रिपीटिव होता रहेगा। ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पे कौन सा फेज ज्यादा है। बस हमें ये देखना है कि कौन सा फेज ज्यादा है, पॉजिटिव या निगेटिव से अलग बात है। जैसे पॉइंट 1 में हम लोग और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे VC ग्रेटर देन VA ग्रेटर देन VB। दैट मीन इसको थोड़ा और क्लियर करके लिखने अगर आप चाहो लिखना, इसको इन ऐसे हम लोग लिख सकते थे, VC ग्रेटर देन VA ग्रेटर देन VB, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। अब बात कर रहे हैं हमारे 3 फेज रेक्टिफायर के सर्किट में, वो कैसा होगा, तो यहाँ से कॉपी कर लें, 1 मिनट, डायग्राम बना दिया था मैंने पहले। थ्री फेज सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, वेव फॉर्म की, ठीक है। तो 3 फेज सर्किट के वेव फॉर्म हम लोग यहीं पे प्लॉट कर दे रहे हैं। ये है हमारा 3 फेज सर्किट का हाफ वेव का सर्किट डायग्राम। एक फेज ए है, एक फेज बी है, एक फेज सी है, ठीक है, ये तीनों लग रहे हैं, और एक हमारा न्यूट्रल। तो जब बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, तो ध्यान में रखना इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड न्यूट्रल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड अर्थिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल। तो आप पीएसए पढ़ रहे हो इस समय, करंटली आपका सब्जेक्ट यही चल रहा है, तो आपको ये चीज पता होगी। जब भी बात कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रल की, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, लोड अगर परफेक्टली बैलेंस है, अगर लोड हमारा परफेक्टली बैलेंस है, तो न्यूट्रल का जो भी वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 वोल्ट, ठीक है। न्यूट्रल का जो वोल्टेज होगा वो होगा 0 फॉर परफेक्ट बैलेंस कंडीशन। प्रैक्टिकली लोड कभी भी सिस्टम पे परफेक्ट बैलेंस कंडीशन में नहीं होता, हमेशा अनबैलेंस लोड होगा। दैट्स वाई न्यूट्रल का वोल्टेज कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर आप उसको मेजर करोगे न्यूट्रल का वोल्टेज, तो कभी भी वो 0 नहीं आएगा। इन जनरल कभी पूछेगा अगर 0 नहीं होता है तो कितना होता है, इन जनरल हमारा ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है बिटवीन 10 टू 15, 10 टू 12, 8 टू 15, ये एक रेंज है, इसके बीच में ये वोल्टेज हमारा क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। न्यूट्रल का वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करता है, तो आप अगर आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, तो आपके घर पे जो वोल्टेज आ रहा होता है, वोल्टेज लेवल, हम बोलते हैं कि 230 220 आना चाहिए, लेकिन वो वोल्टेज कम ज्यादा होता है। जो लोग थोड़ा सा रूरल इलाके में रहते होंगे तो वो देखते होंगे कि यार किसी एक फेस में वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ गया, किसी में थोड़ा और ज्यादा हो गया। ये सारा का सारा होता है न्यूट्रल अनबैलेंस होने की वजह से। जब न्यूट्रल अनबैलेंस होता है तो एक्चुअली न्यूट्रल किसी फेस की वाइंडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो दूसरा डिस्कशन है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल आइडियल कंडीशन में लोड अगर हमारा बैलेंस है तो न्यूट्रल का वोल्टेज कितना होने वाला है, 0। अब नंबरिंग कर रहे हैं थायरिस्टर की, तो नंबरिंग आपको चेंज नहीं करनी, ध्यान में रखना। ए से कनेक्टेड जो है वो है T1, बी से जो कनेक्टेड है T2, और सी से जो कनेक्टेड है वो है T3। यहाँ पे नंबरिंग आप चेंज नहीं करोगे, टाइमिंग डायग्राम में गड़बड़ होगी जब आगे हम लोग बनाएंगे। ए फेस में जो थायरिस्टर कनेक्टेड है उसको बोलना है T1, बी फेस में जो थायरिस्टर कनेक्टेड है उसको बोलना है T2, और सी फेस में जो थायरिस्टर कनेक्टेड है उसको बोल रहे हैं हम लोग T3, ठीक है। एक बार इस फिगर को और कॉपी कर लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम कॉपी करके इसको बनाएंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतने में हो जाना चाहिए, थोड़ा और सेट कर लेते हैं, जगह है, ठीक। अब ये 3 फेज की वेवफॉर्म कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ पे एडजस्ट हो पाएगी क्या, ठीक है।
इसी के बेसिस पे हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर हमारा ये जो सर्किट है, इसको अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं 0 से 30 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख देते हैं ओमेगा टी लेस देन 30 डिग्री। ओमेगा टी लेस देन 30 डिग्री के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 0 के पहले की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर और क्लियर करना चाहो तो 0 से 30 के बीच में अगर इस सर्किट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, 0 से 30 के बीच में इस सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है, बस इतना ये देखना है कि कौन से फेज का वोल्टेज ज्यादा है, कौन से फेज का वोल्टेज कम है, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे थायरिस्टर की ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने बताया था, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको डबल पॉजिटिव ट्रिपल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे ही देख रहे हैं। तो 0 से 30 के बीच में हमें क्या पता है, सी फेज का वोल्टेज ग्रेटर देन ए फेज के वोल्टेज ग्रेटर देन बी फेज का वोल्टेज है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रेड वाला हमारा ए है, ए फेज है, ब्लू हमारा सी फेज है, और येलो वाला हमारा बी फेज है। तो ये क्लियरली आप बताओगे। तो सी फेज का वोल्टेज ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे अभी डबल पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए फेज का वोल्टेज सी से कम है इसलिए सिंगल पॉजिटिव। और अगर बी फेज को ध्यान से देख रहे हो, तो इसका वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव, तो अभी यहाँ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं नेगेटिव से, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो हमारा 0 वोल्ट है, ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, 0 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, 0 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, और 0 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, इस तरीके से होगा। सॉरी, लेजर ऑन रह गया इसलिए बंद इरेज हो गया। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आप यहाँ पे ये बता दो इस सर्किट को देख के, कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, कौन सा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। जो थायरिस्टर हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, 0 से 30 के बीच में हम उसी थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है उसको तो हम लोग ऑन ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से देख के क्या बताओगे, एनोड एक फॉर थायरिस्टर T1 एनोड पॉजिटिव है, 0 का मतलब आप 0 ही मान लो, दैट मींस एनोड हाइयर पोटेंशियल पे है इन कंपैरिजन टू कैथोड। तो आप बोलोगे T1 हमारा किसमें है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अगर हम लोग T2 की बात करेंगे तो T2 को देखोगे तो एनोड निगेटिव है, कैथोड 0 पे है, दैट मींस नेगेटिव 0 से कम है। इसका मतलब आप बोलोगे T2 हमारा किसमें है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज T3 के बारे में बोलोगे कि ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है कि 0 से 30 के बीच में आप T1 को ऑन कर सकते हो या T3 को ऑन कर सकते हो, T2 को तो ऑन ही नहीं कर सकते। जब आप ड्राइवर सर्किट डिजाइन करोगे तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि T1 हम लोग ऑन कर सकते हैं या T3 ऑन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप T3 को ऑन कर दो या T1 को ऑन कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओमेगा टी ग्रेटर देन 30 लेस देन 150, अगर इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे और वेव फॉर्म ऑब्जर्व करके बोलोगे क्या, VA हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखना डिपेंड करेगा हो क्या रहा। अगर आप इस पूरी वेव फॉर्म को देख रहे होगे तो कुछ इंटरवल के लिए हमारा C फेज ज्यादा है B से, और ऑनवर्ड्स B फेज ज्यादा हो जा रहा है C फेज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन नहीं कर दे रहे हैं, बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं VA ग्रेटर देन VB एंड VC, अदरवाइज इंटरवल हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एक इंस्टेंट के लिए बना रहे हैं, हम लोग किसी भी एक इंस्टेंट के लिए बना रहे हैं, हमें ये पता है कि 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री वहां पे है जहां पे फेस ये क्या है, मैक्सिमम, दैट मींस ये पॉइंट है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो ये जो चीज हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं एट ओमेगा टी इज इक्वल टू सपोज 45 डिग्री पे। 45 डिग्री कहाँ पे होगा, 45 डिग्री यहाँ कहीं पे होगा। सपोज ये हमारा 30, ये हमारा 60, तो 45 डिग्री हमारा यहाँ कहीं पे सपोज होगा, 45 डिग्री हमारा यहाँ कहीं पे होगा।
इस जगह की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हमारा एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन होगा यही नहीं। तो अगर 45 डिग्री के लिए आप बात कर रहे हो तो क्लियरली आप 45 डिग्री के लिए क्या बोलोगे, ए फेज हमारा ज्यादा है। 45 डिग्री के लिए ए ग्रेटर देन सी फेस ग्रेटर देन बी फेस, ऐसा है। तो यहाँ पे फिर हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए फेस का वोल्टेज ज्यादा है तो डबल पॉजिटिव, फिर सी फेस का वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और बी फेस का वोल्टेज कैसा है, अभी भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। तो यहां से आप फिर देखोगे कौन सा T1 और T3 तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, और T2 हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है। तो जब आप ड्राइवर सर्किट डिजाइन करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें T1 को ऑन करना है कि T3 को ऑन करना है। तो अब एक हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, अभी हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि 0 से 30 इंटरवल में आपके पास दो चॉइस है, आप T1 को भी ऑन कर सकते हो, T3 को भी ऑन कर सकते हो, किसी को भी ऑन कर सकते हो। जब इनिशियली सर्किट रेस्ट पे था, फर्स्ट टाइम आप रेक्टिफायर को ऑन कर रहे हो, आपके पास चॉइस है T1 को भी ऑन कर सकते हो और T3 को भी ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हमने 0 से 30 के बीच में T1 को ऑन कर दिया, सपोज हमने T1 को ऑन कर दिया, T1 को अगर हमने ऑन कर दिया तो उस पे होगा क्या, 0 से 30 के बीच में हमने T1 ऑन कर दिया, तो इसी डायग्राम में यहाँ पे हम लोग अब T1 को ऑन कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट इजिली बिल्डअप हो सके। यहाँ पे ऑन कर रहे हैं T1 को। ठीक है। यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, T1 को ऑन करेंगे, आप किसी को भी ऑन कर सकते हो, बस एज्यूम कर रहे हैं कि हमने T1 को ऑन किया। T2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है तो ये ओपन होगा, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमने T1 को ऑन किया है, T1 को ऑन किया है, ध्यान से समझना, तो ये जो पॉजिटिव साइन है हमारा, ये जो पॉजिटिव साइन है, अब ये कहाँ पे आने लगेगा, अब ये जीरो पोटेंशियल यहां से हटेगा, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज आना शुरू होगा। इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से अगर कंपेयर कर रहे हैं, वीवी के बारे में तो हमें बात ही नहीं करना, वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में था, अभी भी सी फेज का वोल्टेज ए फेज के वोल्टेज से ज्यादा है, दैट मींस अभी भी ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। अगर आप चाहो तो T3 को ऑन कर सकते हो, आप अगर नहीं चाह रहे हो तो मत ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे अगर हम लोग सर्किट को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं T3 को, फिर से कॉपी कर रहे हैं एक बार, ठीक है। अब बस सोच के बताना, T1 हमने ऑलरेडी ऑन कर रखा था, यहाँ पे डबल पॉजिटिव नहीं होगा, 45 डिग्री पे क्या है, 45 डिग्री पे किस पे है, डबल पॉजिटिव है, ठीक है, ये डबल पॉजिटिव है। T1 आपने ऑन कर रखा है तो इसको मैंने कर दिया शॉर्ट, इसको कर दिया है शॉर्ट। ठीक है। डबल पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाएगा, डबल पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाएगा, डबल पॉजिटिव यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब इस बेसिस पे ये बताना कि इसको तो हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। अब ये बताओ 45 डिग्री पे थारिस्टर T3 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आया या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आया, तो आप कैसे देखोगे, एनोड पे सिंगल पॉजिटिव है, कैथोड पे डबल पॉजिटिव है, दैट मींस अब ये थारिस्टर किस में चला गया है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ये चला गया थारिस्टर हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो T3 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन नहीं कर सकते। T1 अगर ऑन कर दिया तो T3 को भी ऑन नहीं कर सकते। अब सीक्वेंस देखो कैसा रहेगा, अगर इस वेव फॉर्म को फिर से हम कॉपी करें और यहां से समझने की कोशिश करें, अब इसको समराइज कर रहे हैं कि कहने का क्या मतलब है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस फेस वोल्टेज में, वोल्टेज लिख दिया V, ये है हमारा, इसको लिख दे रहे हैं वोल्टेज, इंग्लिश क्यों जा रहा है बार बार,
क्या हो गया, एक मिनट होल्ड करना, कुछ हैंगिंग वैंगिंग हो रही है, बार बार इरेज हो रहा है। इसको लिख दिया वोल्टेज वी, ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, सिंपल सी बात है, जिस फेज का वोल्टेज ज्यादा होगा उस समय उस थायरिस्टर को कभी भी हम ऑन कर सकते हैं। जिस समय किसी भी फेज का वोल्टेज ज्यादा होगा उस समय हम लोग उस थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को पिक कर रहे हैं, दैट मीन्स 30 से 150 के बीच में, 30 से 150 के बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो T1 VA फेज ज्यादा है, दैट मीन्स हम लोग T1 को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अगर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 150 से, और ये एंगल हो जाएगा हमारा लगभग 270, ठीक है, यहाँ पे 270 तक हम लोग ऑन कर सकते हैं T2 को। नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट इंटरवल में जब सी फेस ज्यादा होगा उस समय हम लोग ऑन कर सकते हैं T3 को। इसी तरीके से आगे हम लोग यहाँ पे अगर साइकिल कंटिन्यू रहेगी तो हम लोग ऑन कर सकते हैं T1 को, और शुरू में दैट मीन्स 0 से 30 के बीच में हम लोग ऑन कर सकते थे T3 को, ठीक है। बस आपको देखना क्या है, जिस फेज का वोल्टेज ज्यादा है उस समय हम लोग उस फेज के वोल्टेज में उस पर्टिकुलर थायरिस्टर को जो उसके साथ में एसोसिएशन में है उसको ऑन कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं। अब फिर से एक केस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने T1 को ऑन किया था, यहाँ पे हमने T1 को ऑन किया था 0 से 30 के बीच में। अगर हम लोग T3 को ऑन कर देते, ठीक है, अगर हम लोग T3 को ऑन कर देते 0 से 30 के बीच में, फिर से एक बार कॉपी कर रहे हैं और इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं इस बार। अभी हमने एज्यूम किया था 0 से 30 के बीच में हमने किसको, T1 को ऑन किया था। अब हम लोग T1 को ऑन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं T3 को ऑन। हम लोग T3 को अगर ऑन कर देते 0 से 30 के बीच में, इसको ऑन करते, दैट मीन्स ये हो जाता शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हो जाता तो अब जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो जाता, इसको एक बार कर देते हैं, फिर से इरेज करने दो, ठीक है। ये जो वोल्टेज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता वो कैसा हो जाता, ये डबल पॉजिटिव, ये डबल पॉजिटिव और ये डबल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे T1 को ऑन कर देते, 0 से 30 के बीच में T3 को ऑन कर देते, तो देखो क्या हो जाता, T3 भी हमारा रिवर्स सॉरी T1 भी हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता। तो अगर 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में अगर आपने T3 को पहले ऑन किया होता तो T1 को ऑन नहीं कर सकते थे 0 से 30 के बीच में। T1 कब ऑन होता, 30 डिग्री के बाद, जब T1 का वोल्टेज ज्यादा हो जाता, 30 डिग्री के बाद। क्यों 30 डिग्री के बाद ऐसा क्या होता, फिर से कॉपी कर लेते एक बार फिगर, और यहाँ पे इसको बना के समझने की कोशिश करते हैं इसी के बगल में, ठीक है। इनकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक एंगल असाइन करेंगे, ये हमने सपोज कर दिया है ओमेगा टी लेस देन 30 डिग्री के बाद, और यहाँ पे सर्किट बनाने जा रहे हैं ओमेगा टी ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। या पहले सही लिखा था, सॉरी, ग्रेटर देन 30 डिग्री लेस देन 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद होगा क्या, 30 डिग्री हमारा यहाँ पे है, ध्यान से समझना, 30 डिग्री हमारा यहाँ पे है, दैट मीन्स ये पॉइंट है। 30 डिग्री के बाद हमारा क्या हो रहा है, 30 डिग्री के बाद अगर ध्यान से देखोगे VA की वैल्यू ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पोटेंशियल हमने असाइन किया है ये हो जाएगा हाइयर पोटेंशियल पे। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे
एंगल ही स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं। सपोज ओमेगा टी इज इक्वल टू 45 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 45 की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखोगे 45 पे तो सी फेस का वोल्टेज ए फेस के वोल्टेज से कम है, तो दैट मीन्स यहाँ सिंगल पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर देख रहे होगे, यहाँ पे अगर देख रहे होगे टी, यहाँ पे अगर देख रहे होगे पहले सी हमारा ऑन था, तो यहाँ पे आएगा हमारा सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी हमारा T3 ऑन था। अब देखो अगर यहां से देखोगे 30 के पहले हमने C को ऑन कर रखा था, दैट मीन्स यहाँ की बात कर रहे हैं। अब इसी सर्किट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 45 पे आ रहे हैं, तो अभी ऐसा चल रहा होगा। लेकिन ए फेज का वोल्टेज चेंज हो चुका होगा, ए अब हायर साइड पे आ गया होगा, ये हो गया कैथोड लोअर साइड पे। तो ये जो है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से आ जाएगा, सॉरी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से आ गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो अब T1 को आप क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग देखते क्या है, एक क्रॉस ओवर पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, एक क्रॉस ओवर पॉइंट होता है। ये क्या होता है, अब इसको डिटेलिंग इसकी समझते हैं यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस ओवर पॉइंट आपको कैसे देखना है। क्रॉस ओवर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस ओवर पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, ठीक है। तो सपोज हमारी यहाँ पे वेव फॉर्म है, ये आ गई है, ये हमारा वोल्टेज है, 3 फेज वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखोगे, दैट मीन्स इसको बोल रहे हैं हम लोग 30 डिग्री। इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 150 डिग्री। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये शायद हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे तो ये हो जाएगा 310, क्योंकि 180 यहाँ पे होगा, 30 जोड़ देंगे तो 310 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट इन सबको देख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, एक फेस, इस पॉइंट के बाद में देखो एक फेस का वोल्टेज कम हो रहा है, एक फेस का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारा बनेगा क्या, COP, क्रॉस ओवर पॉइंट। ये भी हमारा क्या है, 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 क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट हमें क्या बताएगा कि किस समय किस थायरिस्टर को आप ऑन कर सकते हो। तो अगर पहले क्रॉस ओवर पॉइंट की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं, चौथे की बात कर रहे हैं, पांचवें की बात कर रहे हैं, तो देखो अगर पहले क्रॉस ओवर पॉइंट को ध्यान में देख रहे होगे, पहले क्रॉस ओवर पॉइंट को, तो पहले क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद हम लोग किसको ऑन कर सकते हैं, T1 को ऑन कर सकते हैं। पहले क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद में हम लोग T1 को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ए फेज का वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्रॉस ओवर पॉइंट अगर के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड क्रॉस ओवर के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, बी फेज का वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग T2 को ऑन कर सकते हैं। थर्ड क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो सी फेज का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग T3 को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद रिपीटिशन है, इसके बाद हमारा क्या है, रिपीटिशन है। यहाँ शुरू में हम लोग किसको ऑन कर सकते थे, T3 को। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्रॉस ओवर पॉइंट में ए फेज का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग ऑन कर सकते हैं T1 को, ठीक है। ये है हमारे क्रॉस ओवर पॉइंट, किस समय किस थायरिस्टर को हम लोग अब ऑन कर सकते हैं। ये क्रॉस ओवर पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है निकालना, क्योंकि देखो जिस समय आप रेक्टिफायर यूज कर रहे होगे, तो दूसरे एक थायरिस्टर को ऑन करने के पहले दूसरा थायरिस्टर तो ऑन रहा होगा। जो थायरिस्टर ऑन रहा होगा, अगला जिसको आप ऑन करना चाह रहे हो, वो तभी ऑन होगा, वो तभी ऑन होगा जब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में रहे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में रहे। और वो कब कब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में है, ये बताता है हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट। जैसे क्रॉस ओवर पॉइंट 1 T1 कब ऑन कर सकते हैं, आफ्टर 30 डिग्री। T2 को हम लोग कब ऑन कर सकते हैं, आफ्टर 150 डिग्री।
अगर आपने 0 पे, दैट मीन्स 0 एंगल पे ही T2 पे पल्स लगा दी, 0 से 150 के बीच में आपका थायरिस्टर T2 ऑन हो ही नहीं सकता, ऑन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले कोई ना कोई एक थायरिस्टर ऑन रहा होगा। तो जो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, हमेशा फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फायरिंग एंगल डिले का। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फायरिंग एंगल डिले का। ध्यान से रखना, फायरिंग एंगल डिले का क्या मतलब होता है। अभी तक आपने फायरिंग एंगल के बारे में क्या पढ़ा है, हमारे क्वेश्चन में एक फायरिंग एंगल गिवन होता था। डिले हम लोग क्यों देते थे, डिले हम लोग प्रोवाइड कराते थे फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो अगर सपोज क्वेश्चन में गिवन है फायरिंग एंगल आपका 30 डिग्री है, फायरिंग एंगल 30 डिग्री है, तो सिंगल फेज में क्या करते थे, ओरिजिन से 30 डिग्री छोड़ के वोल्टेज प्लॉट कर देते थे, वोल्टेज बना देते थे। लेकिन यहाँ पे फायरिंग एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, फायरिंग एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपने फायरिंग एंगल दिया है या डिले एंगल है, डिले एंगल है, ये कहां से आपको मेजर करना है, थायरिस्टर हमारा कब ऑन होगा, इसका क्या मीनिंग है, बस ये समझो। फायरिंग एंगल डिले का मतलब है ये कहां से मेजर करेंगे, मेजर फ्रॉम क्रॉस ओवर पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट से आपको हमेशा मेजर करना है। दैट मीन्स अगर T1 में, अगर T1 के लिए आपसे बोला जा रहा अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो आप आ क्या रहे हो, T1 का क्रॉस ओवर पॉइंट क्या है 1, क्रॉस ओवर पॉइंट क्या है 1। इसके बाद ये यहां से ऑन हो सकता था 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से ऑन हो सकता था, लेकिन फर्दर आपने डिले कितना प्रोवाइड करा दिया, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का डिले प्रोवाइड करा दिया, 30 डिग्री का डिले दिया है, 30 डिग्री का डिले दिया है। दैट मीन्स आपने ऑन कहां पे किया है, आपके ऑन होने का इंस्टेंट ये है, यहां पे आपने T1 को ऑन किया है, यहाँ पे T1 ऑन होगा और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो T1 कहां से ऑन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा क्रॉसओवर पॉइंट पे। क्रॉसओवर पॉइंट क्या है, ऐसे T2 कहां से ऑन हो सकता था, T2 ऑन हो सकता था 150 से, T2 ऑन हो सकता था 150 से, इसमें भी ऑटोमेटिकली आपको 30 डिग्री का डिले देना है। दैट मीन्स T2 हमारा ऑन होगा यहां से, T2 ऑन होगा हमारा यहां से फॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली आपको याद क्या रखना है, एक बार 3 फेज सिस्टम से अवेयर हो जाओ, 3 फेज वेवफॉर्म कैसी होती है ये अवेयर हो जाओ, और क्रॉस ओवर पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं, किस थायरिस्टर का क्रॉस ओवर पॉइंट कहाँ पे है फॉर 0 से 360 डिग्री, दैट मींस एक साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर आप इससे अवेयर हो जाओगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टाइमिंग डायग्राम। हाँ, कोई माइक अनम्यूट कर रहा था। इसके बाद हमारा आता है एक टाइमिंग डायग्राम। अच्छा, किसी ने बताया कि शायद नेक्स्ट वीक से आपके वो स्टार्ट हो रहे हैं एसटी। चलो ठीक, इंफॉर्मेशन है। टाइमिंग डायग्राम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मे बी आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो कि यार ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं फॉर टाइमिंग डायग्राम। ये टाइमिंग डायग्राम डेवलप करने के लिए डिस्कस किए। तो इस टाइमिंग डायग्राम में आपको याद क्या रखना है, 3 पॉइंट याद रखने हैं, बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर वो 3 पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे, अगर वो टाइमिंग डायग्राम में आपको 3 पॉइंट याद रहेंगे, तो 3 फेज चाहे फुल वेव हो या हाफ वेव हो, वेव फॉर्म तो आप बना ही लोगे, फायरिंग एंगल कुछ भी दिया हो सर्किट की, क्योंकि इसमें कोई एनालिसिस नहीं करनी। तो आपको ध्यान में रखना T1 कंडक्शन कहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, T1 कहां से स्टार्ट करेगा, T1 स्टार्ट कंडक्शन फ्रॉम 30 प्लस अल्फा। ये 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री T1 का क्या है, COP। ठीक है,
बस आपको ये ध्यान में रखना, T1 कहां से स्टार्ट करने वाला है, T1 स्टार्ट करेगा 30 प्लस अल्फा से, और कब तक करेगा, T1 कंडक्ट फॉर फॉर 120 डिग्री ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि 120 डिग्री ओरिजिन से आपको करना है ना, एक बार जब स्टार्ट कर देगा कंडक्शन, वहां से 120 डिग्री आपको देखना है। सेकंड पॉइंट, बस 2 मिनट में फिनिश हो रहा है लेक्चर। T2 स्टार्ट कंडक्शन आफ्टर T1। जब T1 कंडक्ट कर लेगा 120 डिग्री, इसके बाद T2 स्टार्ट करेगा, और T2 के बाद हमारा T3 स्टार्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर T2। बस ये टाइमिंग डायग्राम में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर ये 3 पॉइंट आपके याद हैं तो आपका जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो इजीली हम लोग बना लेंगे। ठीक है, वो इजीली हम लोग बना लेंगे। तो इसी के बेसिस पे अभी फट से एक टाइमिंग डायग्राम हम लोग डेवलप कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर फिनिश करते हैं। ये है 30, ये है 60, ये है 90। 30 एडिट करते जा रहे हैं, अगर बीच में कहीं पे ज्यादा ऐड कर दे तो प्लीज बता देना। ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 360। अब आपसे टाइमिंग डायग्राम डेवलप करने को बोल रहा है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप कैलकुलेट क्या करोगे, T1 कहां से कंडक्ट करेगा, T1 करंट करेगा 30 प्लस फायरिंग एंगल डिले, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री पे आओगे। ठीक है, आप 60 डिग्री पे आओगे, T1 यहां से स्टार्ट करेगा। T1 स्टार्ट कहां से करेगा, 60 डिग्री। और एक बार आपने T1 की एंट्री शुरू की तो आपको 4 ब्लॉक तक चलना ही चलना है, अप टू 120 डिग्री। 4 ब्लॉक कर दी। इसके बाद हमारा T2 स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा T2 स्टार्ट करेगा, T2 के बाद हमारा T3 स्टार्ट करेगा, T2 के बाद हमारा T3 स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे T3 खत्म हो गया, तो 2 ब्लॉक इनिशियल बचे थे T3। तो इस टाइमिंग डायग्राम में जब भी आप डेवलप करोगे, बस आपको ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है कि सारे थायरिस्टर इक्वल इंटरवल के लिए ऑन होंगे, इक्वल ड्यूरेशन के लिए ऑन होंगे। तो अगर आप T1 देखोगे 4 ब्लॉक, T2 देखोगे 4 ब्लॉक, T3 देखोगे तो 4 ब्लॉक। तो आज आपको पूरे डिस्कशन का जो समरी है वो है टाइमिंग डायग्राम के ये 3 पॉइंट। अगर ये आपको याद रहेंगे तो ये 100% मेरी गारंटी है कि 3 फेज से रिलेटेड जब भी वेव फॉर्म आएगी, आप लाइफ टाइम कभी भी गलत ड्रॉ नहीं करोगे। सिंगल फेज की तो एक बार गलत ड्रॉ कर दोगे, लेकिन 3 फेज की हमेशा सही रहेगी।